हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण के अंतर्गत आता है संख्यावाची विशेषण। तो हम देखेंगे कि संख्यावाची विशेषण क्या है। लेकिन संख्यावाची विशेषण को जानने से पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने अंग हैं और विशेषण के कितने रूप हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो हमने जाना था विशेषण तो वे पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार, छोटा, मोटा, अच्छा, 4, 5 आदि ये सारे शब्द विशेषण कहलाते थे। इसके बाद हमने देखा था विशेषण के अंग कितने हैं। तो विशेषण के 2 अंग थे, एक विशेष था और दूसरा था विशेषण। तो विशेष को हम कर्ता के रूप में भी जानते हैं। वे नाम जो संज्ञा या सर्वनाम को बताए उसे ही हम विशेष कहते थे। और इसके बाद हमने जाना था विशेषण। तो विशेषण वे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही हम विशेषण कहते थे। इसके बाद हमने देखा था कि विशेषण के रूप कितने हैं। तो विशेषण के 3 रूप माने गए थे, जिसमें पहला था विशेष विशेषण, दूसरा था विधेय विशेषण और तीसरा था प्रविशेषण। तो हमने जाना था उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण को हम जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उसे ही हम विशेष विशेषण के नाम से जानते हैं। और दूसरा था विधेय विशेषण। तो जो विशेषण विशेष विशेषण के बाद प्रयोग किए जाते थे उसे ही हम विधेय विशेषण के नाम से जानते थे। फिर इसके बाद हमने देखा था प्रविशेषण। तो वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे उसे ही हम प्रविशेषण के नाम से जानते थे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो विशेषण के 4 भेद माने गए थे, जिसमें से पहला था गुणवाचक विशेषण और दूसरा था सार्वनामिक विशेषण और तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण और चौथा था संख्यावाची विशेषण। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था गुणवाचक विशेषण क्या है। तो वे संज्ञा पद जो किसी वस्तु, व्यक्ति की गुण, दोष, स्थिति, दशा, रूप, रंग, आकार आदि की विशेषताओं का वर्णन करें उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते थे। और फिर इसके बाद हम जैसे ईमानदार, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला आदि उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते थे। इसके बाद हमने देखा था सार्वनामिक विशेषण। तो वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते थे और जो सर्वनाम की तरह ही स्वयं प्रयोग किए जाते थे उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते थे। जैसे हमारा, तुम्हारा, उनका, उनकी आदि सारे शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते थे। इसके बाद हमने देखा था परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण वे संज्ञा पद जो नाप तौल या मात्रा का बोध कराते थे उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते थे। जैसे कुछ, 5 किलो, 4 किलो आदि उदाहरण आते थे। और इसके बाद हमने देखा था कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे संज्ञा पद जो निश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे ही हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते थे। और जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे ही हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते थे। तो उसी के आगे यानी विशेषण का चौथा भेद है संख्यावाची विशेषण। तो हम जानेंगे कि संख्यावाची विशेषण क्या है। तो वे पद जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराए उसे ही हम संख्यावाची विशेषण कहते थे। अतः हम कह सकते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से संख्याओं का बोध हुए उसे ही हम संख्यावाची विशेषण के नाम से जानते थे। जैसे 4 लड़के, 5 वर्ग, कुछ लड़के आदि ये सारे उदाहरण संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। यह संख्यावाची विशेषण के 2 भेद माने गए हैं। तो पहला है निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण वे विशेषण
जिनकी संख्या निश्चित हो उसे ही हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अतः जिन विशेषण से किसी निश्चित संख्याओं का बोध हो उसे ही हम निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखते हैं या उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे दो छात्र खेल रहे हैं तो ये दो एक निश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। चार गायें खेत चर रही हैं तो चार एक निश्चित संख्या है, इसीलिए इसे निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। और निश्चित संख्यावाची विशेषण के निम्न भेद होते हैं तो उसका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। लेकिन संख्यावाची विशेषण के हमने दो भेद माना था, निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा था अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो हम देखेंगे कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण वे होते हैं जिनकी संख्या अनिश्चित हो, उसे ही हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। या जिन विशेषण से विशेषों की संख्या अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है उसे ही हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी आदि सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे कुछ छात्र खेल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ये अनिश्चित संख्या है कि क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे हम अनिश्चित संख्या के अंतर्गत रखेगा। बहुत गायें खेत चर रही हैं तो बहुत यहाँ पर तो ये निर्धारित नहीं किया गया कि कितनी गायें हैं, तो यानी बहुत गायें खेत चर रही हैं, तो इसीलिए ये भी इसको भी हम अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम देखेंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत निम्न भेद माने गए हैं। तो हम पहला देखेंगे गणनावाचक संख्यावाची विशेषण या गणनावाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह वस्तु की गणनाओं को बताता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों आदि के गणनाओं का बोध होता है उसे ही हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। और गणनावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण संख्यावाची विशेषण या इसी को हम पूर्णांक बोधक संख्यावाची के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है अपूर्णांक या अपूर्ण संख्यावाची विशेषण। तो पूर्ण संख्यावाची विशेषण वे हैं जिनकी संख्या पूर्ण होती है, उसे ही हम पूर्ण संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे 2 किताबें, 4 पेन, तो 2 किताबें यानी इसकी 2 क्योंकि इसमें अपन निश्चित है और पूर्ण है 2 किताबों, 4 पेन तो 4 भी यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको पूर्ण संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखा गया। और दूसरा है अपूर्ण संख्यावाची विशेषण। अपूर्ण संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत उन्हें रखा गया है जिनकी संख्या अपूर्ण होती है, पूरी नहीं होती है, उसे ही हम अपूर्ण संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे 2.25, 2.5, 4.25, क्योंकि इनकी संख्या अपूर्ण है, इसीलिए इन संख्याओं को हम अपूर्ण संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक विशेषण वे विशेषण हैं जिनकी गणना क्रम के अनुसार की जाती है, या गणनाओं का गणनाओं के क्रम का बोध होता है, उसे ही हम क्रमवाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि सारे शब्द क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे गए हैं। तो नेक्स्ट था आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक विशेषण वे हैं जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक बताया जाए, अधिक अनुपात बताया जाए, उसे ही हम आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे गए हैं। और यह आवृत्ति का मतलब होता है इसका गुना। तो हम देखेंगे जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना,
तो ये सारे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 12 गुना, तो आदि ये सारे शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, तुम्हारे 3 गुना लोग बाहर खड़े हैं, तो 3 गुना लोग यानी जितने तुम यहाँ अंदर हो उससे 3 गुना लोग बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट है समूहवाचक विशेषण। तो देखेंगे समूहवाचक विशेषण वे है जो समूह का बोध कराए या समुदायों की संख्याओं का बोध कराए, उसे ही हम समूहवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे 5, 7, 9, 10 आदि ये सारे शब्द एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन शब्दों को हम समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। या संख्या के समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्द ही समूहवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, तुम्हारे 4 पुत्र खेल रहे हैं, तो 4 पुत्र, 5 पुत्र, 10 पुत्र आदि ये सारे शब्द समूहवाचक, 4 यानी एक समूह का बोध कर रहे हैं कि समूह में लोग होंगे, 4 पुत्र तो खेल रहे हैं, इसीलिए इसे समूहवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। फिर नेक्स्ट है समुच्चयवाचक विशेषण। तो समुच्चयवाचक विशेषण वे विशेषण जो एक समुच्चय का बोध कराने वाले शब्द, उसे ही हम समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे दर्जन, जोड़ा, शतसई, शताब्दी, बत्तीसी आदि सारे शब्द एक ये समुच्चय का बोध कर रहा है। दर्जन मीन्स 12, जोड़ा यानी 2, शतसई यानी 7 और शताब्दी मीन्स 100, बत्तीसी यानी 32 ये एक समुच्चय का बोध करा रहा है, इसीलिए इन्हें हम समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखें कि वह 1 दर्जन पपीता लाया, तो 1 दर्जन यानी एक समुच्चय का बोध करा रहा दर्जन, तो इसीलिए हम इसे समुच्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक बोधक विशेषण। तो प्रत्येक बोधक विशेषण वे होते हैं जो अनेक वस्तुओं में या एक वस्तु में हर एक का बोध कराता है, या हर एक का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, 1-1, 2-2, 4-4 आदि सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसे ही हम प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, 2 लड़के साक्षात्कार के लिए अंदर आए, तो अतः इसमें कहा गया कि 2 ये 2 शब्द हैं, तो एक इंटरव्यू हो रहा है जिसमें 2 लड़कों को साक्षात्कार के लिए अंदर बुलाया जा रहा है, इसीलिए इसमें 2 लड़के साक्षात्कार के लिए अंदर आए। तो अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत निम्न भेद माने गए थे। तो इसीलिए संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के थे, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत निम्न भेद माने गए थे, जो इस प्रकार हमने देखा, और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के बारे में हमने जाना। यहाँ पर विशेषण के भेदों के बारे में हमने जाना कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के भेद 4 थे, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा था संख्यावाची विशेषण। तो हमने विशेषण के भेदों के बारे में जाना। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जानेंगे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं 3 मानी गई हैं। जिस तरह से अंग्रेजी भाषा में हम डिग्रियां पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं, उसी तरह से हम विशेषण में भी या विशेषण की अवस्थाओं को 3 माना गया है। पहली है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो हम जानेंगे कि मूलावस्था विशेषण क्या है, उत्तरावस्था विशेषण क्या है और उत्तमावस्था विशेषण क्या है। तो मूलावस्था विशेषण जिसमें हम सामान्य विशेषताओं को प्रकट किया जाए, वही जो है मूलावस्था विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि सामान्य विशेषताओं को प्रकट करना ही
या मूलावस्था कहलाती है। जैसे मोहन बलवान है, तो मोहन क्या है, बलवान है, तो यानी एक समान विशेषता प्रकट की जा रही है। राधा छोटी है, तो यहाँ पर छोटी जो है तो ये समान विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए हम इसे मूलावस्था के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था को हम तुलना, उत्तरावस्था का मतलब होता है कि तुलना करना, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना का भाव होता है या तुलना की जाती है। और तुलना हम किन किन पे करते हैं, दो व्यक्तियों के गुण दोष आदि का तुलनात्मक अध्ययन करना ही उत्तरावस्था कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है उसे ही हम उत्तरावस्था विशेषण कहते हैं। जैसे राम श्याम से अच्छा है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो राम है वह किससे अच्छा है, तो श्याम से अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर तुलना की जा रही है। सविता राधा की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो सविता है वो किससे बुद्धिमान है, राधा से बुद्धिमान है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है, तुलना का भाव व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर उत्तरावस्था विशेषण माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था वो होता है कि दो में से किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या सबसे कम बताया जाए, उसे ही हम उत्तमावस्था कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या श्रेष्ठ या सबसे कम बताना, उसे ही हम उत्तमावस्था के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर मोहन को बताया गया कि मोहन सभी में से यानी सभी लड़कों में से अधिक बुद्धिमान है। और बिमला सबसे अच्छी लड़की है, तो यहाँ बताया गया कि बिमला जो है वो सभी लड़कियों में से सबसे अच्छी बिमला है, इसीलिए इसको उत्तमावस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने जाना विशेषण कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के अंग कितने हैं, विशेषण के रूप कितने हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं और विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं। तो हमने इन सभी के बारे में जाना और देखा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।